हम्म। चलो बेटा, कहाँ तक हुआ है बता दो। डायरेक्ट मेथड हो गया था। तो डायरेक्ट मेथड में हमने बायोलिस्टिक गन और माइक्रो इंजेक्शन की बात की थी। ठीक है। चलो बेटा, तो उसी में दो और मेथड लिख लेना। ए और बी था ना। ए बी करके लिखा था सी। सी लिखना। बाई इलेक्ट्रोपोरेशन। और डी लिखना बाई केमिकल मेथड। लिखो बेटा, बाई इलेक्ट्रोपोरेशन एंड बाई केमिकल मेथड। अब सुनना, एनसीईआरटी में ये दोनों मेथड दिए नहीं गए हैं, बट जब आप मॉड्यूल में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कुछ क्वेश्चंस में ऑप्शन में आएंगे। तो इसलिए मैं लिखवा रहा हूं, ये भी डायरेक्ट जीन ट्रांसफर करने के मेथड हैं। अब इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या होता है बस समझ लेते हैं। ठीक है, शांत हो जाओ। ठीक है। इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या होता है, हम सेल को, ठीक है, एक बीकर में रखते हैं और उसमें हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, और हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट से सेल के मेम्ब्रेन में, ठीक है, एक टेम्पोररी पोर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और उस पोर के थ्रू हमारा डीएनए सेल के अंदर चला जाता है। तो इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक करंट, और पोरेशन मतलब पोर, इलेक्ट्रिक करंट से पोर क्रिएट करना। दूसरा केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं जो केमिकल सेल में पोर क्रिएट करते हैं। यानी इन दोनों केस में सेल के मेम्ब्रेन में पोर क्रिएट कर दिया जाता है, जिसके थ्रू हमारा डीएनए सेल के अंदर डायरेक्ट इंटर कर जाता है। ठीक है। तो ये केमिकल से पोर क्रिएट हो रहा है, और यहां पे इलेक्ट्रोपोरेशन से। तो कभी ये ऑप्शन में आए तो बस आपको याद रखना है कि ये डायरेक्ट जीन ट्रांसफर करने के मेथड्स हैं। ठीक है। अब इसमें डिटेल में क्या करते हैं एनसीईआरटी में दिया भी नहीं गया, तो पूछा भी नहीं जाएगा, इसलिए बस हमने इतना लिख लिया। तो लिख लिया इसको, लिख लो। और हेडिंग करो, फिफ्थ पॉइंट, ऑब्टेन डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट। हाँ, बता रहा हूँ, करो करो हेडिंग करो, बता रहा हूँ। फिफ्थ ही है, तुम लोग करो हेडिंग। चलो ध्यान सुनना बेटा, फिर से हम पहले स्टेप से स्टार्ट करते हैं ताकि ये फिफ्थ पॉइंट कहां से आ रहा है ये पॉइंट हमको समझ में आ जाए। ध्यान सुनना, हमारे पास में एक सेल है और उस सेल के अंदर एक डीएनए है, जिस डीएनए का प्रोडक्ट हमको लार्ज स्केल पे बनाना है। ठीक है, यही हमारा एम था। और इस एम को हम कैसे अचीव कर रहे हैं स्टेप वाइज, इसको हमको समझना है। तो चलो, पहला स्टेप हमारा था डीएनए आइसोलेशन। हमने अपने डिजायर्ड डीएनए को ऑब्टेन करने के लिए उस सेल से पूरा का पूरा डीएनए बाहर निकाल लिया था। तो फर्स्ट स्टेप डीएनए आइसोलेशन पढ़ा था, हो गया। अब चलो, जो डीएनए निकला उसमें हमारा डिजायर्ड डीएनए है, तो सेकंड स्टेप था ऑब्टेन डिजायर्ड डीएनए। तो हमने रैंडम डीएनए फ्रैगमेंट मेथड से डिजायर्ड डीएनए ऑब्टेन कर लिया था, हमारे पास में डिजायर्ड डीएनए आ गया। ठीक है, अब तीसरा स्टेप है उस डिजायर्ड डीएनए को, ठीक है, वेक्टर के साथ जोड़ के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना। ठीक है, तो हमने पीबीआर 322 का यूज किया और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, लेकिन हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ साथ नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी मिला। ठीक है, चौथा स्टेप था ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू हेटेरोलॉगस कॉम्पिटेंट होस्ट सेल। तो हमने कॉम्पिटेंट होस्ट सेल में उसको ट्रांसफर किया था। और ये फोर्थ स्टेप में हमने बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर कैसे होगा ये डिस्कस किया था। ठीक है, क्योंकि हमारा पीबीआर 32 अगर वेक्टर है तो हमको बैक्टीरिया में ट्रांसफर करना था। जब हमने बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया था तो उस टेस्ट ट्यूब में हमको तीन टाइप की बैक्टीरिया मिली थी। ठीक है, नॉन ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया, ट्रांसफॉर्म विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया एंड ट्रांसफॉर्म विथ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। इन तीनों में से हमको क्या चाहिए था, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया।
तो हमने अगर PBr32 यूज किया तो डबल रेप्लिका प्लेटिंग मेथड यूज किया और मास्टर प्लेट से रिकॉमेंड बैक्टीरिया सेलेक्ट कर लिया था और टेस्ट ट्यूब में रिकॉमेंड बैक्टीरिया थी, ठीक है। या फिर अगर हमने PUC वेक्टर यूज किया तो हमने ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग का यूज किया और उससे रिकॉमेंड बैक्टीरिया सेलेक्ट कर लिया, तो फोर्थ स्टेप में हमारे टेस्ट ट्यूब में रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया आ चुका था, ठीक है। अब फिफ्थ स्टेप है, समझे, बीच में हमने जीन ट्रांसफर इन प्लांट सेल भी पढ़ा, जीन ट्रांसफर इन एनिमल सेल भी पढ़ा, डायरेक्ट मेथड भी पढ़ा। तो ये जो था ये बीच में एक ब्रेक आया था, ठीक है, जो हमने कुछ एडिशनल टॉपिक पढ़ा। अब उस फोर्थ के बाद ये फिफ्थ स्टेप है। अब उस रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया के अंदर हमारा जो डीएनए है, डिजायर्ड डीएनए, उस डिजायर्ड डीएनए का प्रोडक्ट हमको चाहिए। तो डिजायर्ड डीएनए का प्रोडक्ट कैसे ऑब्टेन करेंगे, अब ये स्टेप पढ़ने जा रहे हैं। अब समझ में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो एक हमारी जो स्टोरी चल रही है, जो कहानी चल रही है, उसका लास्ट स्टेप है कि हम प्रोडक्ट कैसे ऑब्टेन करेंगे लार्ज स्केल पे, ठीक है। तो फिफ्थ हेडिंग करोगे ऑब्टेन डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट, कर लिया। चलो बेटा अब इसमें लिखोगे दिस प्रोडक्ट इज जनरली, दिस प्रोडक्ट इज जनरली, दिस प्रोडक्ट इज जनरली a protein, this product is generally a protein, ब्रैकेट में लिखना recombinant protein, recombinant protein, recombinant protein which obtain by following two steps, which obtain by following two steps, obtained by following two steps, ठीक। सुनना बेटा, हमने कहा इस मेथड से, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके, जो मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं, इससे हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो प्रोडक्ट जनरली प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास में रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है, उस रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया के पास में हमारा डिजायर्ड डीएनए है। अब डिजायर्ड डीएनए उस बैक्टीरिया में कैसे एक्सप्रेस करेगा, तो उस डीएनए से एमआरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन से, फिर उसका ट्रांसलेशन होगा तो क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो प्रोटीन ही तो बनेगा। अब ये अलग बात है कि वो प्रोटीन कोई हार्मोन हो सकता है जैसे इंसुलिन, वो प्रोटीन कोई एंटीबायोटिक हो सकता है, वो प्रोटीन कोई वैक्सीन हो सकता है, वो प्रोटीन कोई एंजाइम हो सकता है। तो हम जो भी प्रोडक्ट यहां से ऑब्टेन करते हैं बायोटेक्नोलॉजी से, वो प्रोडक्ट मैक्सिमम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। और हम इस मेथड से अगर कोई प्रोटीन ऑब्टेन करते हैं तो उस प्रोटीन को रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके अगर हम कोई प्रोटीन बनाते हैं, दैट प्रोटीन इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। तो यहां पे जो भी प्रोटीन ऑब्टेन होगा वो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन होगा। अब इस रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को दो स्टेप में ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। दो स्टेप होता है, पहला होता है अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग और दूसरा होता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। बात समझ गए? तो इसमें हम फर्स्ट हेडिंग करेंगे ए बायो सिंथेटिक फेज, या इसी को कहेंगे अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है बेटा, बायोसिंथेटिक फेज या फिर अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब सुनना, बायो सिंथेटिक फेज क्यों कह रहे हैं, ठीक है। यहां पे हमारे पास में ये बैक्टीरिया है जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया हमारी है। इस रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया के पास में ये हमारा वेक्टर है, इस वेक्टर के पास में हमारा डिजायर्ड डीएनए है, ठीक है। अब इस बैक्टीरिया के अंदर इस डीएनए का होगा ट्रांसक्रिप्शन और बनेगा एमआरएनए, ठीक है। फिर होगा ट्रांसलेशन और बनेगा प्रोटीन, और यही प्रोटीन तो हमको चाहिए, ठीक है, यही प्रोटीन हम ऑब्टेन करना चाहते हैं। तो इस डीएनए से प्रोटीन का बनना, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और अगर बायोलॉजिकल तरीके से हो रहा है तो बायोसिंथेसिस हो रही है। तो यहां पे इस स्टेप में हमारे प्रोडक्ट की बायोसिंथेसिस होती है, हमारा प्रोडक्ट बायोलॉजिकली बनाया जाता है बैक्टीरिया के थ्रू, उस होस्ट सेल के थ्रू, इसीलिए इसको हम बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं। तो यही वो स्टेप है जहां पे उस होस्ट सेल के अंदर हमारा डीएनए ट्रांसक्राइब होगा, ट्रांसलेट होगा और हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट हमको मिलेगा। इसलिए हम इसको बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं, और या फिर अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब ये कैसे करेंगे इसको हम एक बार लिखते हैं।
फिर बात करते हैं आगे। लिखोगे टू ऑप्टेन टू ऑप्टेन desired protein product to obtain desired protein product at large scale at large scale at large scale we can culture we can culture recombinant host cell we can culture recombinant host cell in a large in a large steel container steel का STEEL steel in a large steel container in a large steel container called bioreactor called bioreactor बायोरिएक्टर अंडरलाइन कर लेना बायोरिएक्टर और ब्रैकेट में लिखना 100 to 1000 लीटर कैपेसिटी। ठीक है, सुनना बेटा। हमने कहा अगर मुझे अपना डिजायर्ड प्रोटीन प्रोडक्ट, ठीक है, लार्ज स्केल में चाहिए, तो लार्ज स्केल में प्रोटीन प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए हम एक बड़ा सा स्टील का कंटेनर लेते हैं जिसकी कैपेसिटी 100 से 1000 लीटर होती है। उसमें हम 100 से 1000 लीटर मीडिया बनाते हैं और उस मीडिया के अंदर हम अपने रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल को कल्चर करते हैं, ग्रो कराते हैं। ठीक है, तो जो लार्ज स्टील कंटेनर जिसमें हम ग्रो करा रहे हैं उसको हम बायोरिएक्टर कह रहे हैं। अब बायोरिएक्टर कहते हैं, कई बार इसको बायो वेसल भी कहते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई वर्ड है सही है, बायोरिएक्टर भी कहते हैं, बायोवेसल भी कहते हैं। अब बायोरिएक्टर में कॉमनली यूज होता है। बायोरिएक्टर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारा जो प्रोटीन बनेगा उसके लिए जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शन चलेगा वो सारा बायोलॉजिकल रिएक्शन इसी कंटेनर के अंदर होगा। तो ये कंटेनर वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा जिस इन्वायरमेंट में वो बायोलॉजिकल रिएक्शन परफॉर्म होगा, जिससे रॉ मटेरियल जो हम उसको प्रोवाइड करेंगे बैक्टीरिया को, उस रॉ मटेरियल को बैक्टीरिया हमारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगी। तो क्योंकि इस कंटेनर के अंदर, ठीक है, बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे हमारा रॉ मटेरियल हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, इसलिए इस स्टील के कंटेनर को हम बायो रिएक्टर कहते हैं। बात समझ गए? अब लिखोगे इसमें बायोरिएक्टर, अगला पॉइंट, बायोरिएक्टर कंटेन्स बायोरिएक्टर कंटेन्स डैश करके, बायोरिएक्टर में क्या क्या चीजें होती हैं? फर्स्ट, एन एजिटेटर सिस्टम, एक एजिटेटर सिस्टम होता है। दूसरा, ए फोम ब्रेकिंग सिस्टम, फोम ब्रेकिंग सिस्टम होता है। तीसरा, एन ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, एक ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है। फोर्थ, ए टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, एक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है। फिफ्थ, ए पीएच कंट्रोल सिस्टम, एक पीएच कंट्रोल सिस्टम होता है। एंड सिक्स, ए सैम्पलिंग पोर्ट, एक सैम्पलिंग पोर्ट होता है। ए सैम्पलिंग पोर्ट, एक सैम्पलिंग पोर्ट होता है। अब सुनना बेटा, इन सब से क्या होता है? बाय दीज बाय दीज वी कैन प्रोवाइड ऑप्टिमम वी कैन प्रोवाइड ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन फॉर
होस्ट सेल। सुनना बेटा, एनसीईआरटी की लाइन है सारी जितनी भी हम लिख रहे हैं। कहा गया कि हमारे बायोरिएक्टर में क्या क्या चीजें होती हैं। तो हमारे बायोरिएक्टर में एक एजिटेटर सिस्टम होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अभी डिटेल में हम समझाएंगे। एजिटेटर सिस्टम का मतलब क्या है, जैसे मान लो हमने एक कंटेनर लिया स्टील का, उसमें मीडिया भर दिया, लिक्विड मीडिया, और उस लिक्विड मीडिया में हमारे पास में जो टेस्ट ट्यूब में बैक्टीरिया थी, जो हमने सेलेक्ट करके रखा है, रिकॉमेंड बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया को उसमें डाल दिया। तो इस बैक्टीरिया को इनोकुलम कहेंगे। क्या कहेंगे? इनोकुलम। हमने इनोकुलम डाल दिया। अब डाल के अगर हम छोड़ दें तो बैक्टीरिया होगा कि एक जगह पे ग्रो करेगी और बाकी जो नीचे मीडिया है वहां पहुंचेगी ही नहीं। तो अगर बैक्टीरिया नीचे नहीं पहुंचेगी तो एक जगह की मीडिया कंज्यूम होगी, दूसरे की मीडिया कंज्यूम नहीं होगी। हम चाहते हैं पूरे उस बायोरिएक्टर में जहां जहां मीडिया, हर जगह बैक्टीरिया की इक्वल ग्रोथ हो। तो हमको क्या करना है, उस मीडिया को मिक्स करना है। आप जब खाने में नमक डालते हो तो उसकी स्टायरिंग करते हो, एजिटेट करते हो उसको। तो हमारे बायोरिएक्टर में भी एक ऐसा सिस्टम होता है जो उस मीडिया को एजिटेट करता है, यानी मिक्स करता है, स्टायरिंग करता है उसका। ठीक है, तो हमारे बायोरिएक्टर में एक एजिटेटर सिस्टम होना चाहिए जिससे मीडिया मिक्स हो, ताकि बैक्टीरिया हर जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, हर जगह पे इक्वल ग्रोथ हो, और साथ में ऑक्सीजन भी बैक्टीरिया को प्रॉपर मिलता रहे। बात समझ गए? दूसरा, फोम ब्रेकिंग सिस्टम। आप क्या करो, एक बकेट लो, उसमें थोड़ा डिटर्जेंट डालो और उसको घुमाओ एक बार, झाग बन जाएगा। ठीक ऐसे ही जब उस रिएक्टर में मीडिया को मिक्स किया जाता है, ठीक है, तो वहां पे बैक्टीरिया गैस का प्रोडक्शन भी करती है, और उसके वजह से ऊपर फोम बनने लगता है। अगर फोम ऊपर बन गया मीडिया के, तो नीचे एन एरोबिक कंडीशन क्रिएट हो जाएगा और बैक्टीरिया की डेथ होने लगेगी। तो हमको फोम को नहीं बनने देना है, तो उसमें एक फोम को ब्रेक करने वाला भी सिस्टम होना चाहिए। अभी डायग्राम बनाऊंगा तो आपको दिखेगा सब। तो ये भी होता है। अगला, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। एरोबिक बैक्टीरिया है तो उसको सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो उसमें ऑक्सीजन, स्टेराइल एयर पास करने का भी एक सिस्टम होना चाहिए जहां से हम ऑक्सीजन सप्लाई कर सकें। तो ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम भी होना चाहिए। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, बैक्टीरिया को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए अपना ग्रोथ करने के लिए, तो उसमें टेम्परेचर को कंट्रोल करने का भी सिस्टम होना चाहिए। टेम्परेचर अधिक हो जाए तो कम कर सके, कम हो जाए तो अधिक कर सके। ठीक है, बैक्टीरिया को पीएच चाहिए अपने ग्रोथ के लिए, तो हम पीएच को भी कंट्रोल कर सकें। और एक सैंपलिंग पोर्ट भी होना चाहिए, ताकि हम बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मीडिया निकाल के चेक करते रहें कि क्या बैक्टीरिया अंदर में ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है। और केवल ग्रो ही तो नहीं कर रही है, क्या हमारा प्रोडक्ट भी बना रही है कि नहीं बना रही है। मान लो बैक्टीरिया तो ग्रो कर रही है, ठीक है, और हमारा प्रोडक्ट बना ही नहीं, तो हमने इतना कुछ उसमें दिया, सब कुछ वेस्ट हो गया। तो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सैंपलिंग पोर्ट से निकाल के देखते रहे। तो इतनी चीजें एक बायोरिएक्टर के पास में होती हैं, उस स्टील के कंटेनर के पास में होती हैं। और इन सभी चीजों की मदद से हम अपने होस्ट सेल को ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जितना पीएच चाहिए पीएच देते हैं, टेम्परेचर, मॉइस्चर, सॉल्ट, ये सब कुछ प्रोवाइड करते हैं ताकि वो प्रॉपर तरीके से ग्रोथ कर सके। तो अगर मैं एक लाइन में कहूं तो मैं कह सकता हूं कि बायोरिएक्टर एक सर्वगुण संपन्न स्टील का डब्बा है। ठीक है, जिसमें वो सारे गुण हैं जो बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए और हमारे जीन को एक्सप्रेस करने के लिए चाहिए, वो सब कुछ प्रोवाइड करता है। तो सिंपल सी बात याद रखनी कि बायोरिएक्टर कुछ भी नहीं है, एक स्टील का डब्बा है जिसमें वो सारे फीचर्स होते हैं जो बैक्टीरिया को परफेक्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए चाहिए। ठीक है, और उसमें बायोलॉजिकल रिएक्शन करवा के हम अपना प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं, यही बायोरिएक्टर है। बात समझ गए बेटा? ठीक है, चलो अब इसके बाद इतना लिख लिया। ठीक है, अब यहां पे लिखोगे कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर्स, commonly used bioreactors, bioreactors are styrene type बायोरिएक्टर। स्टायरिंग लिखा हुआ, स्टायरिंग टाइप बायोरिएक्टर। ठीक है, हमने कहा कि कॉमनली बायोरिएक्टर वो होते हैं जिसमें स्टायर करने का, उसको मिक्स करने का एक सिस्टम हो, और जिसमें भी मीडिया को मिक्स करने का सिस्टम होगा उसको स्टायरिंग बायोरिएक्टर कहेंगे। अब ये स्टायरिंग बायोरिएक्टर बेटा हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में दो टाइप का दिया गया है। ठीक है, तो इसको फिर से डिवाइड करोगे, दो टाइप का है। पहला है सिंपल स्टायर बायोरिएक्टर, ठीक है, और दूसरा है स्पाज स्टायर्ड बायोरिएक्टर। सिंपल स्टायर्ड बायोरिएक्टर एंड स्पाज स्टायर्ड बायोरिएक्टर। ठीक है,
आई बात समझ में? एनसीईआरटी देना बेटा। देखो, एनसीईआरटी में दो डायग्राम दिया गया है, ठीक है, पहला, दूसरा। पहला डायग्राम सिंपल स्टायर्ड बायोरिएक्टर का है और दूसरा स्पास्ड स्टायर्ड बायोरिएक्टर का है। एक्चुअल में दूसरा जो डायग्राम है वो पूरा बायोरिएक्टर का डायग्राम नहीं है, वो बस फंक्शन को बता रहा है कि स्पास्ड वाले में सिंपल से क्या डिफरेंस होता है, उसकी फंक्शनिंग क्या डिफरेंस होती है। तो मैं इसको समझा रहा हूं अभी। यहां देखो, ठीक है, ये जो डायग्राम मैं बता रहा हूं, ये डायग्राम अभी आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं बस बता रहा हूं कि सिंपल में कौन कौन सी चीजें होती हैं, ठीक है। आप चाहो तो घर जाके डायग्राम का जगह छोड़ के बना भी सकते हो, और नहीं चाहो तो आप एनसीईआरटी से भी डायग्राम देख सकते हो, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बट उसको समझने की जरूरत है कि सिंपल स्टायर टाइप बायोरिएक्टर और स्पास्ड में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ध्यान सुनना, अब जो भी पॉइंट्स मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनते रहना बेटा, ठीक है। जितने भी स्टायर्ड टाइप बायोरिएक्टर होते हैं, स्टायरिंग वाले जितने भी बायोरिएक्टर होते हैं, ठीक है, पहली तो वो स्टील के बने होते हैं, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर होता है वो कर्व्ड बेस्ड होते हैं, उनका बेस नीचे से कर्व्ड होता है बेटा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कर्व्ड बेस्ड होते हैं, ऐसा होते हैं। अब इससे फायदा क्या है, पहले इसको समझते हैं। अगर इसका बेस फ्लैट होता ऐसे, ठीक है, तो जब मैं इसमें लिक्विड मीडिया डालता तो मीडिया इन कोने में इकट्ठा हो जाता, और इस कोने वाली मीडिया की मिक्सिंग नहीं हो पाती, तो इसकी प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाती, ठीक है। कर्व्ड बेस्ड है तो कहीं कॉर्नर बन नहीं रहा है, तो मीडिया कहीं भी इकट्ठा नहीं होगी, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से मिक्सिंग हो पाएगी। बात समझ गए? तो कर्व्ड बेस होता है सिंपल स्टायर्ड बायोरिएक्टर में, ठीक है। अब सुनना, मैं स्टेप वाइज बताते भी चलूंगा कि कैसे हम पूरा प्रोसेस करते हैं। इसमें एक इनलेट होता है जहां से हम फ्रेश मीडिया ऐड करते हैं, और इसमें एक आउटलेट होता है जहां से हम, ठीक है, कंज्यूम्ड मीडिया को निकालते हैं। बात समझ गए? इसके साथ इसमें यहां पे एक स्टेराइल एयर, क्योंकि याद करो यहां पे हमको स्टेराइल एम्बियंस मेंटेन करना है। स्टेराइल एम्बियंस का मतलब कोई दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहां पे ग्रोथ ना करे, नहीं तो हमारा होस्ट प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हम जो एयर भी भेजते हैं वो भी स्टेराइल्ड होता है, स्टेराइल्ड एयर का एक सिस्टम होगा। अब सुनना, स्टेप वाइज चलते हैं, क्या करेंगे। यहां पे हम पहले इसको वॉश करेंगे अच्छे से, ठीक है, और वॉश करने के बाद इसमें हम स्टीम डालते हैं, ठीक है, वाष्प डालते हैं गर्म। उससे क्या होता है कि अगर कोई बैक्टीरिया है तो वो मर जाए उसके हीट से। और जब हम इसको स्टराइल कर लेते हैं फिर हम आउटलेट को बंद कर देते हैं। आउटलेट को बंद करने के बाद हम इसमें फिर लिक्विड मीडिया डाल देते हैं। अब देखो, मीडिया दो टाइप का होता है, अभी हम लिखेंगे भी, लिक्विड मीडिया और सॉलिड मीडिया, ठीक है। अगर हम अगार अगार डाल देते हैं मीडिया में तो सॉलिड बन जाता है, और अगार अगार नहीं डालते हैं तो लिक्विड बनता है। लिक्विड मीडिया को ही ब्रॉथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रॉथ। लिखेंगे अभी हम आगे, तो ब्रॉथ कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम में बैक्टीरिया को अगर हमको बायोरिएक्टर में कल्चर करना होता है तो हम लिक्विड मीडिया लेते हैं, तो ब्रॉथ लेते हैं, हमने डाल दिया। अब हमारे पास में जो टेस्ट ट्यूब था उसमें बैक्टीरिया थी, उस बैक्टीरिया को हम यहां डाल दिए। अगर सोचो मैं इस बैक्टीरिया को डाल के ऐसे ही छोड़ दूं यहां पे, तो ऐसा होगा कि बैक्टीरिया यहां पे ग्रो करेगी, यहां का जो मीडिया होगा कंज्यूम हो जाएगा, और यहां बैक्टीरिया पहुंची ही नहीं, तो यहां का मीडिया कंज्यूम नहीं हुआ। इसलिए मीडिया को हमको स्टार्ट करना होगा, मिक्स करना होगा, और इसके लिए एजिटेटर सिस्टम चाहिए, ठीक है। तो अब एजिटेटर सिस्टम यानी मिक्सिंग यहां पे कैसे होती है इसको समझते हैं। तो यहां पे एक ऐसे सॉफ्ट लगा होता है, इसके साथ एक मोटर लगा होता है जो इसको ऐसे रोटेट करता रहता है, ठीक है, और इस पे ये ब्लेड लगे होते हैं। इन ब्लेड्स को इंपेलर कहा जाता है, ठीक है। तो जब सॉफ्ट रोटेट होगा बेटा, ऐसे जब सॉफ्ट रोटेट होगा तो इस पे जो लगे ब्लेड हैं वो भी तो रोटेट होंगे, और जब ब्लेड ऐसे नाचेंगे तो मीडिया यहां पे क्या होगी, मिक्स होगी। और जब मीडिया मिक्स होगी तो हमारा बैक्टीरिया प्रॉपर हर जगह पे पहुंच पाएगा, ठीक है। तो अगर स्टायरिंग, यही तो स्टायरिंग है, अगर स्टायरिंग इंपेलर के थ्रू हो रहा है, हमने इंपेलर लगा के स्टायरिंग किया, तो वही सिंपल स्टायर्ड हो जाएगा। बात समझ गए? सिंपल स्टायर्ड बायोरिएक्टर जो होते हैं उसमें स्टायरिंग यानी मिक्सिंग ऐसे इंपेलर के थ्रू होता है, तो इंपेलर के थ्रू रहा तो ये हो गया। तो अब सुनना, एजिटेटर सिस्टम देख लिया, इसमें एजिटेटर सिस्टम होता है, ठीक है। दूसरा, अब जब ये मिक्सिंग होगी तो ऊपर फोम आएगा,
और फोम आएगा, और अगर हमने फोम को नहीं हटाया, कंट्रोल नहीं किया, तो नीचे एरोबिक कंडीशन हो जाएगा। तो उस फोम को कंट्रोल करने के लिए यहां पे एक और ब्लेड होता है जो इंपेलर से थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है, और इसका काम फोम को ब्रेक करना होता है। तो ये फोम ब्रेकर है, ये फोम को हटाएगा, वहां से फोम जमने नहीं देगा, ठीक है। तो ये नीचे वाले इंपेलर हैं और ऊपर वाला मीडिया के ऊपर जो है वो फोम ब्रेकर है। बात समझ गए? ठीक है, तो हमारे पास में एक फोम ब्रेकिंग सिस्टम भी है। हमने कहा एक ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होना चाहिए, तो देखो स्टराइल एयर भेजने का सिस्टम है, तो हम ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम भी इसमें रखते हैं। तीसरा, एक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम। एक और पॉइंट सुनना, इस डायग्राम को देखोगे तो यहां पे एक ऐसा मीटर लगा होगा, ठीक है। ये मीटर अंदर में, ठीक है, प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है कि प्रेशर कितना है, क्योंकि प्रेशर बढ़ता है तो वो टेम्परेचर बढ़ जाता है, आपको पता होगा। तो प्रेशर को भी हमको मेंटेन करना है, क्योंकि यहां पे बैक्टीरिया गैस का भी प्रोडक्शन करती है, तो उस प्रेशर को भी रिलीज करना होता है। तो अंदर के प्रेशर को भी, अगर हम प्रेशर कुकर में देखो, प्रेशर बढ़ा और प्रेशर रिलीज नहीं हो तो प्रेशर कुकर फट जाएगा। तो यहां पे भी अगर गैस प्रोड्यूस हो रहा है और हमने गैस को रिलीज नहीं किया तो वो फट जाएगा। तो इसलिए यहां पे हम प्रेशर मीटर को भी मॉनिटर करते रहते कि अंदर में गैस का प्रेशर कितना है। अब सुनना, यहां पे एक पीएच मीटर होगा जो अंदर के पीएच को बताएगा कि पीएच कितना है। अगर पीएच ज्यादा हुआ या कम हुआ तो एसिड और बेस उसके अकॉर्डिंग मिला के हम पीएच को मेंटेन कर लेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए प्रॉपर पीएच चाहिए। इसके अलावा यहां पे थर्मामीटर होगा जो टेम्परेचर को बताएगा। अब टेम्परेचर को बताएगा कि टेम्परेचर ज्यादा या कम, कंट्रोल कैसे करेंगे ये सुनना। अब उस डायग्राम में टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला सिस्टम नहीं दिखाया गया है, बट मैं बता रहा हूं कि कैसे होता है। तो यहां पे बाहर में एक जैकेट लगा होता है इसके वॉल के साथ, दोनों तरफ से, चारों तरफ से एक जैकेट लगा होता है बेटा। अब सोचो अगर ठंड का दिन है, ठंडियों में आपने बायोरिएक्टर के अंदर प्रोडक्शन कर रहे हो, तो ठंडियों में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, और टेम्परेचर कम हो गया तो बैक्टीरिया का ग्रोथ बहुत स्लो हो जाएगा, बैक्टीरिया प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाएगी, धीरे धीरे ग्रो करेगी। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए। अब टेम्परेचर कम हो गया, मुझे बढ़ाना है, तो मैं यहां से नीचे लकड़ी लगा के जलाऊंगा नहीं, ठीक है, डायरेक्ट, नहीं तो बैक्टीरिया मर जाएगी सारी, ठीक है। डायरेक्ट अगर हीट पहुंचेगा, हम गर्म पानी, ठीक है, हॉट वाटर यहां से डालेंगे, ठीक है। इसीलिए स्टील का कंटेनर लिया ताकि हीट एक्सचेंज हो सके, ठीक है। अब ये पानी जाएगा और जाके इसके वॉल से टकराएगा, तो जो गर्म पानी की हीट होगी वो अंदर जाएगी और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, अचानक से नहीं बढ़ेगा। तो बैक्टीरिया मरेगी नहीं, एडॉप्ट हो जाएगी उसके लिए, ठीक है। और यहां से जो ठंडा पानी होगा बाहर निकल जाएगा। अगर गर्मियों का दिन है, टेम्परेचर बढ़ गया है, कम करना है, तो कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर यहां से डालेंगे, यहां से पानी बाहर निकलेगा। इस तरीके से टेम्परेचर कंट्रोल करने का भी सिस्टम है। तो टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम भी हमारे पास हो गया, पीएच सिस्टम भी हो गया। सैंपलिंग पोर्ट, यहां पे एक छोटा सा और पोर होगा जहां से थोड़ा थोड़ा सैंपल हम निकाल के बीच बीच में देखते भी रहेंगे कि सब कुछ इसके अंदर सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो अगर सिंपल स्टायर्ड बायोरिएक्टर की बात करें तो सिंपल स्टायर्ड बायोरिएक्टर में, ठीक है, ये सारे सिस्टम होते हैं। अगर स्टायरिंग इस फैन से हो रही है, इस ब्लेड से हो रही है, इसी को सिंपल स्टायर्ड कहेंगे। और ये जो मीडिया है, ये लिक्विड मीडिया है, तो आप देखोगे डायग्राम तो उसमें ब्रॉथ लिखा है, ब्रॉथ का मतलब होता है लिक्विड मीडिया, ठीक है। तो इसको इंपेलर लिखा गया है, इसको ब्रॉथ लिखा गया है, बात समझ गए। तो लिक्विड मीडिया हम बनाते हैं, ये हो गया सिंपल। अब स्पार्स्ड स्टायर टाइप बायोरिएक्टर की बात करते हैं, ठीक है, ध्यान सुनना। स्पार्स्ड स्टार्ड टाइप बायोरिएक्टर का भी स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा। एनसीईआरटी ने जो स्ट्रक्चर बनाया है, जो दिया है, वो स्ट्रक्चर एक्चुअल में पूरा स्ट्रक्चर नहीं है, उसके अंदर के फंक्शनल मैकेनिज्म को समझाया गया है, ठीक है। स्पार्स्ड स्टार टाइप बायोरिएक्टर में एक स्पार्जर लगा होता है, और वो स्पार्जर क्या करता है, स्टेराइल एयर को प्रेशर के साथ स्प्रे करता है। आप क्या करो, ठीक है, एक बकेट में पानी लो और एक मशीन लो जिससे आप एयर को स्प्रे करते हो, हाई प्रेशर से एयर निकले। उसमें हाई प्रेशर से एयर डालो बकेट में, तो देखोगे आप एयर के प्रेशर की वजह से पानी घूमने लगेगा, मिक्स हो जाएगा। तो ऐसा ही यहां पे स्पार्जर लगा होता है। अब सुनना, उसमें क्या होगा, हमारे पास में ये एक बायोरिएक्टर के मैकेनिज्म को समझाया जा रहा है, ठीक है। ये एक्चुअल में बायोरिएक्टर होगा ऐसा ही, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, हम नीचे के साइड में एक स्पार्जर लगा देते हैं। अब स्पार्जर क्या होता है, एक लोहे की ट्यूब होती है, ध्यान सुनना, यहां से हम हाई प्रेशर के साथ, ठीक है, एयर को पास करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहां पे छोटे छोटे पोर होंगे। एक तो पहले ही प्रेशर हाई था, और यहां से जब हम हाई प्रेशर से एयर को पास करेंगे और फिर इस पोर से जब एयर निकलेगा,
तो प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी को स्पार्जर कहते हैं, जो एयर स्प्रे कर रहा है। कुल मिला के कहें तो मीडिया पे हमको एयर को स्प्रे करना है हाई प्रेशर के साथ स्पार्जर की मदद से। अब हमने इसमें मीडिया फिल कर लिया, यहां पे हमने मीडिया फिल कर लिया, ये हमारी मीडिया आ गई। ठीक है, इसमें हमने बैक्टीरिया भी डाल दिया है, ये बैक्टीरिया हो गया। अब जब डायग्राम देखोगे एनसीईआरटी का, तो इसमें एक छोटा सा ऐसे एक ब्लेड भी लगा हुआ है, ये ब्लेड भी रोटेट करता है, ये भी रोटेट कर रहा है, ये भी मिक्सिंग कर रहा है। लेकिन यहां पे मिक्सिंग का मेन काम ये नहीं करेगा, ये करेंगे। बात समझे? तो ये मिक्सिंग करेगा, हल्का सा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, बट मेन मिक्सिंग कौन कर रहा है? स्पार्जर। अब क्या करेंगे, हाई प्रेशर से एयर फ्लो करेंगे। जब एयर फ्लो करेंगे और एयर जब इन छोटे छोटे पोर से बाहर निकलेगी तो और ज्यादा प्रेशर से निकलेगी। जब ज्यादा प्रेशर से निकलेगी तो इसके वजह से ये मीडिया अपने आप मिक्स होने लगेगा। और जब यहां से एयर निकलती है तो छोटे छोटे एयर बबल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? एयर बबल्स। तो पूरे मीडिया में एयर बबल्स बन जाएंगे। एयर बबल बनने की वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजन की डिलीवरी बढ़ जाएगी। अब जैसे मान लो अगर ये एक एयर बबल है तो ये एयर बबल अपने चारों तरफ ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। ठीक है, तो इस मीडिया में ऑक्सीजन सप्लाई करने का जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। तो एक एयर बबल है तो चारों तरफ एयर को वो क्या करेगा? सप्लाई करेगा, तो एयर बबल बनता है। एक और चीज सुनना, अगर मीडिया का जो सरफेस है ऐसा रहा, ठीक है, और अगर एक मीडिया का सरफेस ऐसा है, वेवी है, तो सरफेस एरिया ज्यादा कहां होगा? वेवी होगा। जब हम नीचे से एयर प्रेशर देते हैं तो मीडिया जो होती है, जहां जहां एयर पड़ता है वहां सरफेस जो होता है ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, तो सरफेस वेवी हो जाता है। और वेवी सरफेस की वजह से, ठीक है, इस मीडिया की एयर को एक्सेप्ट करने का की कैपेसिटी बढ़ जाती है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहां पे एयर प्रॉपर रहता है, यानी अगर कोई एरोबिक बैक्टीरिया है तो उसको एयर चाहिए, और ये मीडिया प्रॉपर एयर प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी यहां पे एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ प्रॉपर तरीके से हो पाता है। एक और चीज, अब जब इस डायग्राम को देखोगे तो इसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाया गया होगा और लिखा गया होगा गैस इंट्रेंटमेंट। गैस इंट्रेंटमेंट का मतलब कि गैस का कैप्चर होना। तो इस मीडिया में जगह जगह पे गैस भी कैप्चर होती रहती है, ठीक है, उनको इनकम्पास किया जाता है। तो गैस इंट्रेंटमेंट का मतलब है गैस कैप्चर होना। इस तरीके से अगर हम मीडिया की मिक्सिंग स्पार्जर लगा के कर रहे हैं बेटा, तो स्पार्ज्ड स्टायर टाइप बायोरिएक्टर। और अगर हम सिंपल तरीके से स्टायरिंग कर रहे हैं तो सिंपल स्टायर्ड बायोरिएक्टर। तो बायोरिएक्टर दो टाइप के, बात समझ गए? तो ये दोनों डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, वहां से आपको देख लेना है, और चाहो तो पेज छोड़ देना, घर जाके बना भी सकते हो। ठीक है, अब अगली बात करते हैं, ध्यान सुनना। इसमें मीडिया दो टाइप के मैंने कहा बनाए जाते हैं, एक तो लिक्विड मीडिया, दूसरा लिक्विड मीडिया जो होता है वो अक्सर यूज किया जाता है और उसको हम ब्रॉथ कहते हैं। उसका उसके बाद कल्चर भी दो टाइप का होता है, ध्यान सुनना। एक होता है बैच कल्चर, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस कल्चर। अब बैच कल्चर और कॉन्टिन्यूअस कल्चर में क्या डिफरेंस है इसको समझते हैं। पहले बैच कल्चर की बात करते हैं। हम क्या करते हैं बैच कल्चर में, इसको वॉश करते हैं, आउटलेट को बंद करते हैं, ठीक है, और इनलेट से मीडिया भर देते हैं। मीडिया भरने के बाद हम फिर इसमें बैक्टीरिया डाल देते हैं। बैक्टीरिया डालने के बाद हम इनलेट को भी बंद कर देते हैं। अब बैक्टीरिया यहां पे उस मीडिया को यूज करना चालू करेगी। ठीक है, ध्यान सुनना, बैक्टीरिया का ग्रोथ आपने पढ़ा होगा, ग्रोथ कर्व। बैक्टीरिया के ग्रोथ कर्व को आप पढ़ो तो सबसे पहले इसमें लैग फेज आता है, याद है, प्रिपरेटरी फेज। फिर बैक्टीरिया जब डिवाइड करना चालू करती है तो लॉग फेज आता है, एक्सपोनेंशियल फेज। और फिर जगह अगर न्यूट्रिशन खत्म हो गया, लिमिटेड हो गया, तो एक स्टेशनरी फेज आएगा। ठीक है, और जब न्यूट्रिशन पूरी तरह से खत्म हो गया, नाइट्रोजनस बेस्ड केवल बचे, तो अब डिक्लाइन फेज आएगा, बैक्टीरिया की डेथ होने लगेगी। ठीक है, अब सुनना यहां पे क्या हुआ। जब हम शुरू में बैक्टीरिया को डालेंगे तो बैक्टीरिया पहले लैग फेज में आएगी, यानी पहले प्रिपरेशन करेगी, ठीक है, उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ग्रो करने के लिए। फिर उस मीडिया को यूज करना चालू करेगी तो बैक्टीरिया किस में आएगी? लॉग फेज में। और बैक्टीरिया जब लॉग फेज में होगी तो मीडिया को यूज करेगी, अपना नंबर बढ़ाएगी। लेकिन उस टाइम पे सुनना क्या होगा, धीरे धीरे फ्रेश मीडिया कम होता जाएगा इसमें, और हम बाहर से मीडिया डाल नहीं रहे, फ्रेश मीडिया कम होता जाएगा, और नाइट्रोजनस बेस्ड बैक्टीरिया का जो नाइट्रोजन बेस्ड होगा वो बढ़ता जाएगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि फ्रेश मीडिया पूरी तरह से कम हो जाएगा और बैक्टीरिया का ग्रोथ अब रुक जाएगा और स्टेशनरी हो जाएगा।
अगर इसके बाद भी हमने फ्रेश मीडिया नहीं डाला तो डेक्लाइन फेज आ जाएगा और बैक्टीरिया की डेथ होने लगी। तो जैसे ही स्टेशनरी फेज आएगा, यहां पे बैक्टीरिया आएगी, हम तुरंत क्या करेंगे, आउटलेट को खोलेंगे और सारा मीडिया निकाल लेंगे। अब जो हमने निकाला, जो कलेक्ट किया यहां पे, जो भी हमने मीडिया कलेक्ट किया, इस मीडिया में क्या क्या होगा, ध्यान सुनना बेटा। इस मीडिया में कुछ फ्रेश मीडिया भी होगा, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे, डेड बैक्टीरिया होगी, लाइव बैक्टीरिया होगी, और हमारा प्रोडक्ट होगा। ठीक है, हमारे प्रोडक्ट का अमाउंट सबसे कम होगा, बाकी सारी चीजें ज्यादा होंगी। तो अब क्या करना है, इसमें से अपने प्रोडक्ट को सेपरेट करना है, प्यूरिफाई करना है, यूज के लायक बनाना है, और वो स्टेप डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग हो जाएगा। यानी यहां से निकालेंगे, फिर डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में भेज देंगे। ये है बैच कल्चर। बैच कल्चर में हम एक बार एक बैच लगाते हैं, तो उसमें फिर से हम फ्रेश मीडिया नहीं डालते हैं, पूरा का पूरा सिस्टम एक बार निकाल लेते हैं। अब दूसरा कॉन्टिन्यूअस कल्चर। कॉन्टिन्यूअस कल्चर में क्या होता है बेटा, हम इनलेट को बंद करते हैं, मीडिया को भर देते हैं, और इसमें बैक्टीरिया डाल देते हैं। अब बैक्टीरिया लैग फेज से लॉग फेज में आई। अभी बैक्टीरिया लॉग फेज में ही होती है, अभी पूरा फ्रेश मीडिया कंज्यूम नहीं हुआ होता है। मान लो बैक्टीरिया यहां लॉग फेज में है, तभी हम आउटलेट को खोलेंगे और हाफ ऑफ मीडिया निकाल लेंगे, आधा मीडिया निकाल लेंगे। अब जो आधा मीडिया निकालेंगे उसमें बैक्टीरिया भी होगी, मीडिया भी होगा, ठीक है, और हमारा प्रोडक्ट भी होगा। और फिर अभी आधा मीडिया बचा हुआ है, उसमें हम फ्रेश मीडिया डाल देंगे, ठीक है, और इसको भेज देंगे प्रोडक्ट निकालने के लिए। फिर वो ग्रो करेगा, अभी फिर वो लॉग फेज पे ही है, तभी फिर से हम निकाल लिया। यानी हम टाइम टाइम पे फ्रेश मीडिया डालते रहेंगे और कंज्यूम मीडिया निकालते रहेंगे, तो कभी भी मीडिया की कमी, और जब मीडिया की कमी नहीं होगी तो बैक्टीरिया की कभी डेथ, तो बैक्टीरिया को हम लॉग फेज में मेंटेन करके रखेंगे। तो अगर मुझे कोई प्रोडक्ट बहुत लंबे टाइम तक प्रोड्यूस करना है, मान लो इंडस्ट्री लगती है, तो इंडस्ट्री में, ठीक है, किसी कंपनी के पास में हमेशा ऑर्डर आता रहता है कि ये प्रोटीन हमको हमेशा चाहिए, तो हमको अगर लंबे टाइम तक प्रोड्यूस करना है किसी प्रोडक्ट को, तो हम कॉन्टिन्यूअस कल्चर करेंगे। हम लगातार मीडिया डालते हैं, क्योंकि हमको बार बार बैक्टीरिया डालने की जरूरत, हम आधा जो मीडिया छोड़ रहे हैं उसमें बैक्टीरिया है कि नहीं है, तो हमको अलग से फिर से बैक्टीरिया डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर मुझे कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन करना है तो हम कॉन्टिन्यूअस कल्चर करेंगे। लेकिन अगर मुझे कोई प्रोडक्ट एक बार बनाना है, अब उसका ऑर्डर पता नहीं कब आएगा, 2-3 साल बाद आएगा, कोई दूसरी कंपनी देगी, तब फिर से लगाएंगे, तो क्या करेंगे, बैच कल्चर। तो बैच कल्चर में हम एक बैच लगाते हैं, ठीक है, फिर अगली बार दूसरा बैच फिर से नया लगाते हैं। जब कॉन्टिन्यूअस कल्चर में हम लगातार कॉन्टिन्यूअस उसको प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो दोनों कल्चर का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। तो अब ये पूरा डायग्राम आपको वहां से मिलेगा, आप एक बार उसको देख लेना, और एनसीईआरटी में जाके आज ही ये वाला पार्ट आपको पढ़ जाना है। चलो, अब इसी के साथ हम मीडिया की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो मीडिया अगर डिस्कस करें, लिख लो, मीडिया दो टाइप का हो जाएगा, लिक्विड मीडिया, और लिक्विड मीडिया को कहेंगे ब्रॉथ, और सॉलिड मीडिया, ठीक है। कल्चर की बात करें, कल्चर भी दो टाइप का हो जाएगा, बैच कल्चर और कॉन्टिन्यूअस कल्चर। और इनको बस याद रखना है आपको, ठीक है, इनके थ्रू की बैच कल्चर और कॉन्टिन्यूअस कल्चर का मतलब क्या है। अब आते हैं अपने दूसरे स्टेप पे।
ध्यान दो बेटा, अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग समझ में आ गया? जब अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग यानी बायोसिंथेटिक फेज कंप्लीट हो जाएगा, तब हमको स्टार्ट करना है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, या बायोसिंथेटिक फेज। अब इसमें क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ बायोरिएक्टर, हम बायोरिएक्टर का प्रोडक्ट लेंगे। अब बायोरिएक्टर का प्रोडक्ट क्या है? अभी जो हमने कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया को डाला था, उसको ग्रो कराया था, और फिर हमने आउटलेट को खोल के जो कलेक्ट किया, ये हमारे इस बीकर में जो कुछ भी आया, ठीक है, उस बायोरिएक्टर से, यही बायोरिएक्टर का प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट में अभी मैंने बताया आपको क्या क्या है। इसमें अनयूज्ड मीडिया है, नाइट्रोजनस बेस्ड है, लाइव बैक्टीरिया है, डेड बैक्टीरिया है, ठीक है, और हमारा प्रोडक्ट है। हमारे प्रोडक्ट का अमाउंट सबसे कम है। तो यहां से उस प्रोडक्ट को यूज के लायक बनाना, यही डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग है। वो सभी स्टेप इसके अंदर आ जाएंगे जिसका यूज करके हम इस प्रोडक्ट को यूजेबल बनाते हैं, ताकि हम डायरेक्ट इसको यूज करें, क्योंकि इसको डायरेक्ट तो यूज नहीं कर सकते ना। बायो, मान लो कोई प्रोटीन आपको चाहिए, इंसुलिन चाहिए, और आपने इसमें इंसुलिन बनवाया, तो बायोरिएक्टर से निकाल के डायरेक्ट अगर मैं वो दे दूं आपके ब्लड में, तब तो डेथ ही हो जाएगी। ठीक है, तो हमको क्या करना है? पहले उसको प्यूरिफाई करना है, सेपरेट करना है, तब तो यूज करोगे। तो यूज के लायक बनाना है। तो यूज के लायक बनाने में जो भी कुछ होता है
अभी आ रही है बेटा? क्लास दिख रही है? अरे तुमको नहीं कह रहा, ऑनलाइन वालों को की बात हो रही है। चल। लिख लिया? अभी अभी आधा तो अभी खत्म हो जाएगा, इतना टाइम बचा हुआ है। हाँ, बस अगला चैप्टर तो बस 2 लेक्चर का खत्म। बायोटेक खत्म फिर। अभी माइक्रोब्स है, माइक्रोब्स पढ़ के आना है तुमको, बताया था ना। हाँ तो पढ़ लेना उस दिन। मॉड्यूल सभी लोग लेके आएंगे, एनसीईआरटी सभी लोग लेके आएंगे। उसमें नोट्स नहीं बनाएंगे कुछ भी। पहले ही बता रहा हूँ, माइक्रोब्स में कुछ भी नोट्स नहीं बनने वाला है। सब माइक्रोब्स आपको एनसीईआरटी और मॉड्यूल से ही पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं। बस मेहनत वो आपकी है। मैं बस यही बताऊंगा कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कर्ड बनाती है, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी अल्कोहल बनाता है। ठीक है, डिस्टिल्ड अल्कोहल कौन सा है, नॉन डिस्टिल्ड होगा, याद आपको करना है। तो उसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं, हम सीधे एनसीईआरटी। और मैंने एक बताया था ना, मॉड्यूल में पीछे एक पेज दे रखा है। ठीक है किसी के पास मॉड्यूल देना बेटा? वही है पूरा का पूरा, वही आपको पढ़ लेना है लास्ट में। जब एग्जाम के पहले जाना तो उस पेज को ही याद करके चले जाना है। ठीक है, हाँ लेके ही चले जाना, फिर अगले दिन पेपर में नाम आएगा। मम्मी पापा भी गर्व करेंगे, बेटे ने नाम रोशन कर दिया, बेटी ने। ठीक है, तो ये वाला पूरा, ये पूरा जो भी कुछ दिया गया है, जहां से क्वेश्चन आता सब कुछ उठा के यहाँ दे दिया गया। तो ये बहुत ही अच्छे से यहाँ पे अरेंज किया गया है, और यही पूरा चैप्टर है। ठीक है, इसी की बात करेंगे हम पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो याद रखना, एग्जाम के पहले पढ़ोगे तो नहीं याद होगा। अभी से एक एक दो दो, मैंने पहले भी कहा था, एक एक दो दो माइक्रोब्स अभी से याद करते रहो रोज। ठीक है, एक दिन सोचोगे कि ये तो याद ही करना, तो एक दिन पहले याद करेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलो बेटा, अब एक बार सुनना। अब इस पूरी कहानी को एक बार फिर से कनेक्ट करते हैं, कंप्लीट करते हैं, फिर अगले चैप्टर की बात करते हैं। कहां से हमने कहानी स्टार्ट की थी? ये, तो हमारे पास में एक सेल था, उस सेल के अंदर हमारा डिजायर डीएनए था, और उसका प्रोडक्ट हमको बना के मार्केट में बेचना था। यही हमारी हमने सोचा था। कैसे हमने अचीव किया ये समझते हैं। सबसे पहला स्टेप था डीएनए आइसोलेशन। हमने सेल से पूरा डीएनए बाहर निकाल लिया। ठीक है, डीएनए आइसोलेशन कैसे करते हैं हमने देखा। लाइजिंग एंजाइम डालते हैं, फिर उसके बाद ठीक है प्रोटीएज डालते हैं, फिर उसके बाद आरएनएज डालते हैं, मेन मेन स्टेप बता रहा हूं। फिर उसके बाद चिल्ड एथेनॉल डालते हैं, डीएनए प्रेसिपिटेट होता है थ्रेड के फॉर्म में, फिर स्पूलिंग टेक्निक से बाहर निकाल लेते हैं। शॉर्ट में डीएनए आइसोलेशन यही था। ठीक है, डीएनए आ गया। अब उस डीएनए में हमारा डिजायर डीएनए, तो रैंडम डीएनए फ्रेगमेंट मेथड का यूज किया। हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस को कट किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट किया, मार्कर डीएनए से मार्क करके अपने डीएनए को पहचाना, और डीएनए जेल को कट करके इल्यूजन टेक्निक से डिजायर डीएनए बाहर निकाल लिया। अब डिजायर डीएनए आ गया। अब इस डिजायर डीएनए को तीसरा स्टेप, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना था। पीबीआर 3 to 2 वेक्टर लिया, बैम-H1 से कट किया उसको, लाइगेज एंजाइम से अपने डिजायर डीएनए को जोड़ा, क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। लेकिन साथ में नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बना, सेल्फ लाइगेटिंग वेक्टर भी बना। अब हमने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर किया, ठीक है, हेट्रोलॉगस कॉम्पिटेंट होस्ट सेल में, बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया तो पहले लाइसोजाइम कैल्शियम डाला, कैल्शियम ने क्या किया, ठीक है, सेल वॉल से डीएनए को अंदर जाने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा दिया, परमिबिलिटी को बढ़ा दिया। ठीक है, फिर हमने उसको हीट सॉल्व दिया, आइस 42 आइस। ठीक है, बैक्टीरिया कॉम्पिटेंट हो गई, और हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरिया के अंदर चला गया। लेकिन साथ में हमको 2 और बैक्टीरिया मिली, नॉन ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड रिकॉम्बिनेंट। अब हमने डबल रेप्लिका प्लेटिंग मेथड किया, मास्टर प्लेट से अपना रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया सेलेक्ट कर लिया। अब सुनना बेटा, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन हमको हेल्प करता है ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म को सेलेक्ट करने में, और टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन हेल्प करता है रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट करने पे। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां से। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। अगर हमने डबल रेप्लिका प्लेटिंग नहीं किया, हमने पीयूसी वेक्टर यूज किया, तो हमने ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग किया। रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया किस कलर की, व्हाइट कलर की, और नॉन रिकॉम्बिनेंट ब्लू कलर की। नॉन ट्रांसफॉर्म तो ग्रो ही नहीं किया। ठीक है, हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास बैक्टीरिया आ गई। अब उस बैक्टीरिया को हमने बायोरिएक्टर में रखा, और बायोरिएक्टर में उसको ग्रो कराया, और ग्रो करके उसके प्रोडक्ट को फॉर्म कराया वहां पे, बायोसिंथेटिक फेज। बायोसिंथेटिक फेज कंप्लीट हुआ तो हमने क्या किया, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, अपने प्रोडक्ट को सेपरेट किया, प्यूरिफाई किया, यूज के लायक बनाया, जरूरत पड़ने पे प्रिजर्वेटिव डाला, अगर मेडिसिन है तो क्लिनिकल ट्रायल किया, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट किया, और फिर मार्केट में भेजा। यही पूरा चैप्टर है। अब घर जाके आपको भी इस पूरे चैप्टर को इस तरीके से बोलना है।
तो ये चैप्टर का एक पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट था जहां पर हमने टूल्स पढ़ा था, तो इस टूल्स को भी आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। इस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, नीट में खूब सारा क्वेश्चन आएगा यहां से, लगभग 10 क्वेश्चन। सोचो इतने छोटे से पार्ट से, ठीक है, 10 क्वेश्चन कम थोड़ा होता है। बॉटनी का इतना पूरा बॉटनी पढ़ोगे, उसमें से 10 क्वेश्चन यहां से आ जाए, सोच सकते हो, ठीक है। दूसरे चैप्टर की बात करते हैं, हेडिंग करोगे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हाँ, विरजिन को एक्टिवेट करने के लिए, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखो बेटा, इस चैप्टर में हमको एप्लीकेशन की बात करनी है बायोटेक्नोलॉजी की, ठीक है। तो मेनली हमको जो एप्लीकेशंस पढ़ने हैं वो पढ़ना है एग्रीकल्चर फील्ड में, कि हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके एग्रीकल्चर फील्ड में ह्यूमन को कैसे बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, पहला। सबसे ज्यादा एग्जांपल यही पढ़ना है, एग्रीकल्चर फील्ड वाला। दूसरा पढ़ना है मेडिसिनल फील्ड में, मेडिसिनल फील्ड में हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज कैसे करते हैं, और वहां पे हम एग्जांपल पढ़ेंगे कि कैसे हमने इंसुलिन बनाया, जीन थेरेपी की बात करेंगे। तीसरा एग्जांपल पढ़ना है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में पढ़ेंगे कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके कैसे हम किसी पैथोजेन को डिटेक्ट कर सकते हैं, हमारी बॉडी में कोई इंफेक्शन है कि नहीं है, हमारे जीन में कोई म्यूटेशन है कि नहीं है, ठीक है, ये हम पता कर सकते हैं, ये पढ़ेंगे। यही तीन मेन एप्लीकेशन है। फिर चौथी बात करेंगे हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज क्या है, तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स के यूज की बात करेंगे। और फिर लास्ट में छोटे छोटे दो तीन टॉपिक हैं कि एथिकल इशू, ठीक है, बायोपायरेसी और बायोपेटेंट। यही हमारा चैप्टर है। पहले केवल इतना था। पिछली बार जब एनसीईआरटी ने रिवाइज किया अपने आप को, तो प्लांट टिश्यू कल्चर जो प्लांट ब्रीडिंग में था उसको उठा के भी इसी में डाल दिया गया। तो हम लास्ट में फिर प्लांट टिश्यू कल्चर की भी बात करेंगे कि प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है, कैसे हम प्लांट का एक पार्ट लेके उससे पूरा प्लांट बना सकते हैं, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ आइडेंटिकल प्लांट बना सकते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर। इसकी भी बात हम लास्ट में करेंगे, लेकिन पहले हम ये अपना पूरा बायोटेक पढ़ लेंगे, फिर प्लांट टिश्यू कल्चर डिस्कस करेंगे। हालांकि आप एनसीईआरटी उठाओगे तो एनसीईआरटी में इस चैप्टर के पहले ही प्लांट टिश्यू कल्चर दे दिया गया है, बट वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। बात समझ गए? तो अभी हम सबसे पहले एग्रीकल्चर फील्ड में एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम क्या बनाते हैं, तो हम बनाते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट या ट्रांसजेनिक क्रॉप, ठीक है। अब ट्रांसजेनिक प्लांट तो समझ में आता होगा, हम कोई जीन जो उस प्लांट का नहीं है उस प्लांट में ट्रांसफर अगर कर रहे हैं तो वो जीन ट्रांसजीन कहलाएगा, और उससे जो प्लांट बनेगा वो प्लांट क्या हो जाएगा, ट्रांसजेनिक प्लांट। कैसे बनाते हैं पूरा डिस्कस कर रखा है। या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, अगर हम प्लांट में कोई जीन डाल रहे हैं तो हम उसके जीन को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो इसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएमओ भी कह सकते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट या क्रॉप बना सकते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट होगा। अब ये प्रोडक्ट बना के हम कौन सा पर्पज फुलफिल कर रहे हैं, हम कौन सा एम फुलफिल कर रहे हैं, हम क्यों बना रहे हैं ट्रांसजेनिक प्लांट, उन एग्जांपल्स को एक एक करके पढ़ना है। और 6 एग्जांपल टोटल यहां पे हमको डिस्कस करने हैं, ठीक है, और एक एक करके उसको लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे। इसमें से 2 एग्जाम्पल जो होंगे लास्ट के, ठीक है, या हम कहें लास्ट एग्जाम्पल जो होगा उसमें 2 एग्जाम्पल होंगे, वही हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। एक तो बीटी कॉटन और दूसरा निमेटोड रेसिस्टेंस प्लांट बनाना, ठीक है। बाकी सारे पॉइंट्स वाइज हमको याद रखने हैं, ठीक है। तो इतना लिख लो, पर्पस हेडिंग करो, फिर मैं बोल रहा हूं लिखते चलते हैं, समझते चलते हैं।
बोलूं? हो गया? चलो, फर्स्ट पॉइंट, पर्पस में, फर्स्ट पर्पस, हम क्यों ट्रांसजेनिक प्लांट बना रहे हैं? लिखोगे? टू इंक्रीज, टू इंक्रीज रेसिस्टेंस, टू इंक्रीज रेसिस्टेंस अगेंस्ट abiotic stress, to increase resistance against abiotic stress. abiotic stress ब्रैकेट में लिखना, फॉर एग्जांपल सॉल्ट, कॉमा, हीट, कॉमा, कोल्ड एंड ड्रॉट, ड्रॉट सूखा, एटसेट्रा, एंड ड्रॉट एटसेट्रा। सुनना बेटा, हमने कहा कि हम ट्रांसजेनिक प्लांट बना के, ठीक है, इसलिए बना रहे हैं ताकि हम अपने प्लांट को एबायोटिक स्ट्रेस के अगेंस्ट रेसिस्टेंस बना सकें। अब एबायोटिक स्ट्रेस क्या है? जैसे मान लो कोई एक ऐसा एरिया है जहां पे ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, तो ठंड क्या हो गया? एबायोटिक स्ट्रेस हो गया। वहां पे हमारा एक प्लांट है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है ठंड की वजह से, ठीक है। हमने क्या किया? अपने प्लांट में कोई ऐसा जीन ट्रांसफर कर दिया जिस जीन की वजह से अब वो उस कोल्ड कंडीशन में भी अपने आप को सरवाइव करा सकता है। तो हमारा प्लांट कोल्ड रेसिस्टेंस हो गया। एक प्लांट है, ठीक है, जैसे एक एरिया है जहां पे सॉल्ट ज्यादा है, सलाइन कंडीशन, ठीक है, जो कोस्टल एरिया होते हैं, ठीक है, वहां पे सैलिनिटी ज्यादा होती है। तो अगर सलाइन कंडीशन ज्यादा है जहां पे, ठीक है, सलाइन कंडीशन मतलब सॉल्यूट्स ज्यादा है। अब आपने थोड़ा सा अगर प्लांट फिजियो डिस्कस किया होगा, ठीक है, पढ़ा होगा, तो यहां पे आपने देखा होगा कि प्लांट सॉइल से वाटर लेता है, ठीक है, तो यहां पे वाटर पोटेंशियल का रोल होता है। अब यहां पे अगर सॉल्ट बाहर में ज्यादा है तो बाहर में वाटर पोटेंशियल निगेटिव होगा, ठीक है, और अंदर में वाटर पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। तो कभी भी बाहर से वाटर अंदर नहीं जाएगा, जबकि अंदर का वाटर कहां जाएगा? बाहर आ जाएगा, प्लांट की डेथ हो जाएगी। तो अगर मुझे यहां पे अगर कोई ऐसा प्लांट लगाना है, कोई प्लांट जो यहां पे सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो हम इसमें एक ऐसा जीन डाल दें जिस जीन की वजह से बाहर के कंपेरिजन में प्लांट के अंदर सॉल्यूट ज्यादा हो जाए। प्लांट के अंदर सॉल्यूट ज्यादा हो जाएगा तो वाटर पोटेंशियल यहां ज्यादा निगेटिव हो जाएगा। अब प्लांट यहां से वाटर को एब्जॉर्ब करना चालू कर देगा और यहां सर्वाइव कर पाएगा। इस तरीके से हम अपने प्लांट्स में कोई ऐसा जीन इंट्रोड्यूस करें जिस जीन से वो हीट को झेलने की क्षमता उसकी बढ़ जाए, हीट रेसिस्टेंस प्लांट बन जाएगा। कोल्ड झेलने की क्षमता बढ़ जाए, कोल्ड रेसिस्टेंस प्लांट बन जाएगा। सॉल्ट में सरवाइव कर जाए, सैलाइन रेसिस्टेंस प्लांट बन जाएगा, ठीक है। ड्रॉट यानी कम, जहां कम पानी होता है, बरसात नहीं होती है, कम होती है, वहां पे भी वो सरवाइव कर सके, ठीक है, ड्रॉट रेसिस्टेंस प्लांट बन जाएगा। तो ऐसे प्लांट्स हम प्रोड्यूस करते हैं। अब इसमें से किसी का भी एग्जाम्पल डिटेल में हमको नहीं बताया गया है कि पढ़ना है, बस ये लाइन ही हमको याद रखनी है कि हम ये एम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, दूसरा पॉइंट, टू इंक्रीज, टू इंक्रीज मिनरल, मिनरल यूज एफिशिएंसी, टू इंक्रीज मिनरल यूज एफिशिएंसी ऑफ प्लांट, ऑफ प्लांट, डैश करके लिखना, इससे फायदा क्या होगा? एंड प्रिवेंट, एंड प्रिवेंट, प्रिवेंट अर्ली, एंड प्रिवेंट
अर्ली, उसी में आगे लिखना है, एंड प्रिवेंट अर्ली एग्जॉशन, लिखा हुआ है, अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। समझते हैं इस पॉइंट को बेटा। हमने कहा कि हम प्लांट के में ऐसा जीन डाल दें जिससे प्लांट के मिनरल को यूज करने की एफिशिएंसी बढ़ जाए, ठीक है। और इससे क्या होगा कि हमारे सॉइल की फर्टिलिटी जल्दी खत्म नहीं होगी। अब ये कैसे समझना, एक प्लांट है यहां पे बेटा, जब प्लांट किसी सॉइल में ग्रो करता है, ठीक है, तो प्लांट को जो भी मिनरल्स चाहिए होता है वो मिनरल प्लांट कहां से लेता है, सॉइल से। तो सॉइल से वो मिनरल ले रहा है। अब मान लो प्लांट को चाहिए कैल्शियम, ठीक है, या नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं, मेनली प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए, तो प्लांट क्या करेगा, सॉइल से नाइट्रोजन लेगा। अब सॉइल से नाइट्रोजन लेके, ठीक है, यूज कर रहा है। अब मान लो जब भी प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए, वो हर बार सॉइल से ही नाइट्रोजन लेता रहेगा। ऐसे सारे प्लांट अगर सॉइल से ही नाइट्रोजन लेते रहेंगे तो सॉइल में नाइट्रोजन खत्म हो जाएगा, और सॉइल में नाइट्रोजन कम हुआ तो सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगी ना। हम क्या करें, अपने प्लांट में कोई ऐसा जीन डाल दें कि वो सॉइल से नाइट्रोजन कम ले, और जो नाइट्रोजन उसके पास है उसी को बार बार यूज करे। जैसे मान लो जो ओल्ड लीफ है, इस ओल्ड लीफ में नाइट्रोजन होगा, ठीक है। अब जब इस लीफ की लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाए तो इस नाइट्रोजन को यहां से प्लांट निकाल ले, और जो यंग लीफ अभी आ रही हैं उनको दे दें, क्योंकि उनको भी नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है, नाइट्रोजन मोबिलिटी। तो हमने यहां से नाइट्रोजन निकाल के यंग लीफ को दे दिया। अब नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट खुद के इसी के पार्ट से पूरा हो गया, तो सॉइल से नाइट्रोजन क्या करेगा, कम लेगा। और सॉइल से नाइट्रोजन कम लेगा तो हमारी सॉइल लंबे टाइम तक फर्टाइल बनी रहेगी, जल्दी सॉइल इनफर्टाइल नहीं होगी। तो हम ऐसे प्लांट्स बना के लगा सकते हैं अपने सॉइल में जिससे सॉइल की फर्टिलिटी लंबे टाइम तक बनी रहेगी। यानी जो नाइट्रोजन लिया उसी नाइट्रोजन को बार बार यूज करे, उसी मिनरल को बार बार यूज करे, तो सॉइल से नाइट्रोजन लेने में उसको कम टाइम, मतलब वो कम नाइट्रोजन लेगा, वो जल्दी नाइट्रोजन लेगा नहीं, या कोई भी मिनरल नहीं लेगा। तो ये हम एम अचीव कर सकते हैं, इसलिए भी ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए जाते हैं, ठीक है। तीसरा, प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, बायो फार्मा, फार्मा इंडस्ट्री जो होती है मेडिसिन की, बायो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, बायो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। बायो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये पढ़ रखा है हमने, पढ़ने की जरूरत नहीं है, बताओ कहां पढ़ा है। प्रोडक्शन ऑफ हीरोडीन, लिखोगे प्रोडक्शन ऑफ हीरोडीन इन ब्रेसिका नेपस, प्रोडक्शन ऑफ हीरोडीन इन ब्रेसिका नेपस प्लांट, ब्रेसिका नेपस प्लांट, प्रोडक्शन ऑफ हीरोडीन इन ब्रेसिका नेपस प्लांट। बात समझिए, तो पढ़ रखा है। तो हीरोडीन क्या है, फार्मा इंडस्ट्री में यूज होने वाला प्रोडक्ट है, तो हम हीरोडीन का प्रोडक्शन कर सकते हैं ब्रेसिका नेपस प्लांट में। ऐसे हम और भी कई सारे प्रोडक्ट, ठीक है, ट्रांसजेनिक प्लांट से बना सकते हैं, ठीक है। तीसरा एम था। फोर्थ एम, प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फोर्थ, प्रोडक्शन ऑफ हर्बिसाइड, हर्बिसाइड रेसिस्टेंस प्लांट, हर्बिसाइड रेसिस्टेंस प्लांट, ठीक है। डैश करके आगे लिखना, इससे फायदा क्या होगा, एक क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल में भी है, यहां से सॉल्व होगा। एंड प्रिवेंट एंड प्रिवेंट मैनुअल मैनुअल लेबर एंड प्रिवेंट मैनुअल लेबर फॉर रिमूवल ऑफ हर्ब्स, फॉर रिमूवल ऑफ हर्ब्स, मैनुअल लेबर
फॉर रिमूवल ऑफ हर्ब्स। ठीक है, समझाता हूं इसको, पहले एक एग्जांपल लिखना। फॉर एग्जांपल हर्बिसाइड रेसिस्टेंस टोबैको। हर्बिसाइड रेसिस्टेंस टोबैको। ठीक है, बनाया गया था और ये था, लिखोगे फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट। पहला ट्रांसजेनिक प्लांट यही बनाया गया था और ये था रेसिस्टेंस अगेंस्ट हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट इसको कहते हैं राउंड अप। राउंड अप। सुनना बेटा, अब समझो इस बात को। देखो हर्बिसाइड रेसिस्टेंस प्लांट क्या है। जब भी हम अपना कोई मेन प्लांट क्रॉप लगाते हैं फील्ड में, ठीक है, हमने कोई प्लांट अगर लगाया फील्ड में, तो हमारे मेन क्रॉप के अगल बगल बहुत सारे हर्ब्स ग्रो कर जाते हैं बेटा। ठीक है, अब इन हर्ब्स को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम मैनुअली हर्ब्स को हटा रहे हैं एक एक करके। आपने देखा होगा, अगर आप थोड़ा सा गांव की साइड में गए होगे, जो धान की भी खेती होती है, जब थोड़ा सा वो बड़ा हो, तो लोग बैठ के खेत में हर्ब्स निकाल रहे होते हैं। ठीक है, तो हमको मैनुअली इसको हटाना पड़ता है। ठीक है, अब हम क्या करें, हर्बिसाइड यूज करें। अब एक और तरीका है हर्बिसाइड का यूज करना। हम हर्बिसाइड वो केमिकल होते हैं जो हर्ब्स, अब मान लो मैंने एक हर्बिसाइड यहां डाला, तो अभी अगर मैंने केमिकल यूज किया इस हर्ब्स को मारने के लिए, तो ये केमिकल जाएगा और जाके इस हर्ब्स को किल कर देगा। ये जितने हैं इन सभी हर्ब्स को मार देगा, इन सभी हर्ब्स को किल करेगा। लेकिन ये केमिकल इन हर्ब्स के साथ साथ हमारे मेन प्लांट को भी तो किल कर देगा, इसको भी तो मार देगा। इसलिए हम हर्बिसाइड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हर्बिसाइड जिस तरीके से हर्ब्स को मारेगा उसी तरीके से हमारे प्लांट को भी मार देगा। तो हमारा प्लांट हर्बिसाइड से रेसिस्टेंस है नहीं। हमने कहा हम क्या करें, अपने प्लांट में कोई ऐसा जीन डाल दें, ठीक है, जिस जीन से अब हमारा प्लांट हर्बिसाइड रेसिस्टेंस हो जाए। अब इस हर्बिसाइड का हमारे प्लांट पे कोई इफेक्ट ना हो, और फिर हम अगर ये प्लांट लगाते हैं अपने फील्ड में, तो हर्ब्स को हटाने के लिए हमको, ठीक है, मैनुअल लेबर करने की जरूरत। अब हम आसानी से वो केमिकल डाल देंगे, सारे हर्ब्स मर जाएंगे, हमारा प्लांट बच जाएगा। ठीक है, तो हर्बिसाइड रेसिस्टेंस प्लांट बनाने का मतलब यह है कि हम हर्बिसाइड यूज कर सकते हैं। अगर हमारा प्लांट हर्बिसाइड रेसिस्टेंस नहीं है तो हम हर्बिसाइड यूज, हम केमिकल से नहीं मारते। अगर मान लो कि हमने जो धान लगाया, ठीक है, धान की क्रॉप वो हर्बिसाइड रेसिस्टेंस है, उस पर ग्लाइफोसेट का कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो जब हम क्रॉप लगाएंगे तो हर्ब्स भी आएंगे। अब हम अपने फील्ड में ग्लाइफोसेट डाल देंगे, हर्बिसाइड डाल देंगे, तो वो हर्ब्स मर जाएंगे, हमारा धान क्या बच जाएगा, बच जाएगा। तो बैठ के मैनुअली हटाने की जरूरत नहीं है। तो हम हर्बिसाइड रेसिस्टेंस प्लांट बना सकते हैं, और हर्बिसाइड रेसिस्टेंस प्लांट बना के अपने फील्ड में हर्ब्स को हटाने के लिए वो हर्बिसाइड यूज कर सकते हैं। वो हर्बिसाइड हर्ब्स को मारेगा, हमारा प्लांट बच जाएगा, हमको मैनुअली हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही क्वेश्चन हमारे उसमें दिया गया है कि हर्बिसाइड रेसिस्टेंस प्लांट का फायदा क्या है। इसका फायदा यह है कि हमको मैनुअल लेबर नहीं करना पड़ता है। ठीक है, हम हर्बिसाइड्स का यूज करके हर्ब्स को मार देते हैं, हमारा प्लांट बच जाता है। इस तरीके से हर्बिसाइड रेसिस्टेंस टोबैको बनाया गया था। पहला ट्रांसजेनिक प्लांट यही था। इस टोबैको की बात करें तो देखो, एक हर्बिसाइड है ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट को कहते हैं राउंड अप। ठीक है, ये हर्बिसाइड बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अगर सॉइल में थोड़ा भी अगर ये प्रेजेंट है, तो ये तुरंत हमारे प्लांट में जाइलम के थ्रू जाता है, और जाके एक एंजाइम होता है ईपीएस पीएस जीन बनाने का, ठीक है, एंजाइम बनाने का जीन होता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और जब वो डिस्ट्रॉय होता है तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन हमारे प्लांट में बंद हो जाता है।
और प्लांट की डेथ हो जाती है। तो ये हमारे प्लांट में जाके एरोमेटिक एमाइनो एसिड बनाने वाले जीन को डिस्ट्रॉय कर देता है और प्लांट की डेथ हो जाती है। अब हमने क्या किया, अपने टोबैको प्लांट में एक ऐसा ईपीएसपीएस जीन डाला जिस पे इसका इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, अब उस टोबैको को जब लगाएंगे तो उस टोबैको को लगाने के बाद जब मैं ये डालूंगा अपने फील्ड में, तो ये हमारे उस टोबैको को नहीं मार पाएगा, लेकिन बाकी जो हर्ब्स हैं वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो हमारा टोबैको हर्बिसाइड रेजिस्टेंस हो गया। तो अब उस टोबैको फील्ड में अगर कभी भी हमको हर्ब हटाना है तो मैनुअल लेबर करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे ग्लाइफोसेट डाल देंगे, ग्लाइफोसेट उन सभी हर्ब्स को मार देगा, हमारा प्लांट बच जाएगा। बात समझ गए? तो सिंपल सी बात यह है कि हर्बिसाइड रेसिस्टेंस प्लांट जो होते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम हर्बिसाइड यूज करें, कर सकें हर्ब्स को हटाने के लिए। बात समझ गए? और हर्बिसाइड रेसिस्टेंस टोबैको फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट था, ये भी याद रखना है, ग्लाइफोसेट से रेसिस्टेंस था। बात समझ गए? लिख लिया इतना? ठीक, अगले पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ है ना, फिफ्थ लिखो। टू इंप्रूव टू इंप्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड, टू इंप्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड, न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड, हम अपने फूड के न्यूट्रिशनल क्वालिटी को भी इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक, और इसका एग्जांपल है फॉर एग्जांपल, और ये एग्जांपल थोड़ा डिस्कस करेंगे हम, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस बनाया गया है, ये विटामिन ए रिच राइस है, विटामिन ए रिच राइस है। ठीक है, ट्रांसजेनिक राइस है, ट्रांसजेनिक राइस है। ठीक है, नॉर्मल राइस के कंपैरिजन में इसमें विटामिन ए ज्यादा होता है। तो जो भी नाइट ब्लाइंडनेस के पेशेंट होते हैं, जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है, उन पेशेंट्स को ये राइस अगर दिया जाए तो उनमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी कम हो जाएगी। ठीक है, और नाइट ब्लाइंडनेस क्योर हो जाएगा। अब ये बनाते कैसे हैं, ध्यान सुनना बेटा। तो एक जीन है, ये जीन है, और ये जीन है बीटा कैरोटीनॉइड का, बीटा कैरोटीन का जीन, जीन ऑफ बीटा कैरोटीन। ठीक है, ये जीन लिया गया कहां से, तो लिया गया फ्रॉम इरविनिया बैक्टीरिया, इरविनिया बैक्टीरिया और डैफोडिल प्लांट, डैफोडिल प्लांट बेटा। ठीक है, तो चाहे इरविनिया बैक्टीरिया से ये जीन निकाल लो या फिर डैफोडिल जीन निकाल लो, यहां से निकाला गया और इस जीन को निकाल के ट्रांसफर किया गया, ट्रांसफर इन राइस, राइस में ट्रांसफर किया गया। ठीक है, और इससे जो प्लांट बना वो ट्रांसजेनिक राइस बना। अब ये ट्रांसजेनिक राइस हो गया, ट्रांसजेनिक राइस हो गया, क्योंकि इस ट्रांसजेनिक राइस के पास में, ठीक है, हमारा बीटा कैरोटीन का जीन है। अब पूरा ट्रांसजेनिक राइस में कह रहा हूं तो आपको पता होगा सिंगल सेल में डाला गया होगा, उससे पूरा प्लांट डेवलप होगा, तो इस प्लांट के हर सेल में ये जीन प्रेजेंट होगा। तो हमने क्या किया, बीटा कैरोटीन का जीन राइस में ट्रांसफर किया, ठीक है, और ट्रांसफर करके एक राइस बनाया, ट्रांसजेनिक राइस। ठीक है, इस ट्रांसजेनिक राइस के हर सेल में ये जीन था। अब सुनना, इस जीन से अब बीटा कैरोटीन की सिंथेसिस हुई, ये जीन एक्सप्रेस करेगा क्या बनाएगा, बीटा कैरोटीन। तो सिंथेसिस ऑफ बीटा कैरोटीन, सिंथेसिस ऑफ बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन बना। ठीक है, ये बीटा कैरोटीन एक्यूमुलेट हुआ ग्रेन में, जो राइस का ग्रेन था उसमें जाके एक्यूमुलेट हुआ। ठीक है, एक्यूमुलेटेड इन राइस ग्रेन, राइस के ग्रेन में एक्यूमुलेट हुआ। अब याद करो, अगर हम बात करें बीटा कैरोटीन की तो आपने पिगमेंट पढ़ा होगा प्लांट फिजियो में। ठीक है, प्लांट फिजियो में पिगमेंट पढ़ा होगा, उसमें कैरोटीनॉइड पढ़ा होगा।
और कैरोटिनॉइड में भी दो टाइप के अपने पढ़े होंगे, ठीक है, एक कैरोटीन और एक ज़ैंथोफिल। तो ये कैरोटीन वही है, एक पिगमेंट है, ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो पिगमेंट तो इसके पास में कलर होगा, ठीक है। तो जब ये राइस में एक्यूमुलेट होगा तो वहां पे गोल्डन कलर इंपार्ट करेगा, ठीक है। जब राइस में खूब सारा बीटा कैरोटीन आ जाता है तो वो वहां पे गोल्डन कलर आता है इसकी वजह से, क्योंकि एक पिगमेंट है, ठीक है। तो इंपार्ट गोल्डन कलर, ये गोल्डन कलर इंपार्ट करेगा, ठीक है। अब सुनना, एक बीटा कैरोटीन से, वन बीटा कैरोटीन मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल विटामिन ए के बनते हैं, ठीक है। तो उस ग्रेन में बीटा कैरोटीन होता है, और जब हम वो ग्रेन खाते हैं, ठीक है, तो वहां पे एक बीटा कैरोटीन हमारे बॉडी में जाके दो विटामिन ए के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। इस तरीके से अगर किसी के पास में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो हम उसको ये वाला चावल खिलाएंगे, ये ग्रेन खिलाएंगे, और उससे उसके बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी दूर हो जाएगी। और क्योंकि ये गोल्डन कलर इंपार्ट कर रहा है ग्रेन में, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, गोल्डन राइस। ये गोल्डन राइस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से गोल्डन राइस बनाया गया है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके। ट्रांसजेनिक राइस इसको कहते हैं, ठीक है, बना लो। तुमने 5 पॉइंट डिस्कस कर लिए, 6 7, दो और बचे हुए। एग्रीकल्चर फील्ड में कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से बताना, फर्स्ट पॉइंट क्या था, टू इंक्रीज रेसिस्टेंस अगेंस्ट एबायोटिक स्ट्रेस, ठीक है। दूसरा, टू इंक्रीज मिनरल यूज एफिशिएंसी, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी लंबे टाइम तक बनी रहे। तीसरा क्या था, ठीक है, बायो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाना, जैसे हीरोडीन बनाना, ठीक है, ब्रेसिका नेपस प्लांट में। चौथा क्या था, ठीक है, हर्बिसाइड रेसिस्टेंस प्लांट बनाना, ताकि हम मैनुअल लेबर को अवॉइड करके, ठीक है, हम हर्बिसाइड यूज करके हर्बिसाइड हर्ब्स को मार सकें, ठीक है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा था, हर्बिसाइड रेसिस्टेंस टोबैको। किस हर्बिसाइड के रेसिस्टेंस था, ग्लाइफोसेट, ठीक है। अगला, अगला क्या है, टू इंप्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड, एग्जांपल क्या है, गोल्डन राइस। इसमें क्या होता है ज्यादा, विटामिन ए। ट्रांसजेनिक राइस है, किसका जीन डाला गया है, बीटा कैरोटीन का जीन डाला गया है, ठीक है। बीटा कैरोटीन जब एक्सप्रेस होता है तो कहां एक्यूमुलेट होता है, ग्रेन में। कौन सा कलर देता है, गोल्डन कलर या फिर येलो कलर कह सकते हैं, ठीक है, जिसके वजह से, ठीक है, राइस को क्या कह रहे हैं, गोल्डन राइस, ठीक है। यहां तक की बात की। अब 2 पॉइंट और बचे हैं जो अगले क्लास में डिस्कस करें, ठीक है। हाँ।